श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर बॉटनी का आपका प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड साल्ट के बारे में हम लोगों ने बातें की है। और वहीं पर आप लोगों ने देखा है कि डिफरेंट टाइप के जो कल्चर न्यूट्रिशन क्या होता है, कल्चर न्यूट्रिशन की हमने बातें की है। कल्चर न्यूट्रिशन के मेथड्स कौन से होते हैं या फिर आपने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कौन से होते हैं, उनकी हम लोगों ने बातें की है। तो जो आप लोगों ने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड साल्ट, जहाँ पर आपने कहा कि जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे मोस्टली आपको मृदा के अंदर खनिजों के रूप में देखने को मिल रहे हैं, आयंस के रूप में होते हैं। आयन एब्जॉर्प्शन भी आप लोगों ने इसे नाम दिया है। और आपने देखा है कि ये जो आयन एब्जॉर्प्शन हो रहा था, मोस्टली ये जो जितने भी खनिज तत्व जो कि मृदा में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तीन रूपों में आप लोगों ने पढ़े हैं। एक तो घुलित अवस्था में डिजोल्व्ड कंडीशन में पाए जा रहे थे, एक एडजॉर्ब्ड कंडीशन अधिशोषित अवस्था में पाए जा रहे थे, और एक कंबाइंड फॉर्म के रूप में आप लोगों को देखने को मिले हैं। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे इस चीज़ को, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, अवशोषण की मैकेनिज्म की हम लोग बातें करें तो आप लोग देखेंगे कि जो मिनरल्स या साल्ट या जो आयन है उनका एब्जॉर्प्शन दो प्रकार से होता है। फर्स्ट नंबर हम लोग बात करें पैसिव एब्जॉर्प्शन और सेकंड नंबर एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक तो निष्क्रिय अवशोषण होता है और एक होता है सक्रिय अवशोषण। किस प्रकार से हम इसे डिफाइन करेंगे, इनके बारे में कौन कौन सी थ्योरी दी गई है, उनका हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कह रहे हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय अवशोषण। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा है, यानी कि आपकी जो फर्स्ट ईयर की क्लास है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों का पढ़ा हुआ टॉपिक है। उसी से रिलेटेड आपको लोगों को कुछ देखने को मिलेगा। यानी कि पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, आपकी जो सांद्रण प्रवणता होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसके अनुसार आप लोगों को आयनों का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। यानी आयन जो है वो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एब्जॉर्ब होंगे और यहाँ पर किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये सारा काम आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन के अंदर। जबकि हम लोग बात करें एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में आप लोग देखेंगे कि सांद्रण प्रवणता के विपरीत या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में आयन जो है वो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ एब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली आप लोग देखेंगे कि ऊर्जा की आवश्यकता आप लोगों को देखने को मिलेगी, एनर्जी जो होती है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसे एब्जॉर्प्शन को हम लोग क्या कह देंगे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन। आप कंप्लीटली समझ पा रहे होंगे, डायग्राम से हम लोग आपको समझाने की कोशिश करें। मान लीजिए कि ये कोई मेम्ब्रेन है या कोई सेल का एक सरफेस है या दूसरा सरफेस है। अब आप लोग देख रहे हैं कि इस साइड में जो ट्रांसपोर्ट होने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा है, जबकि इस साइड में कम है। तो आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या सांद्रण प्रवणता यहाँ पर ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर आप लोगों को कम देखने को मिल रही है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो क्या हो रहा है कि यहाँ ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ऊर्जा की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे एब्जॉर्प्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन। जबकि इसके अगेंस्ट हो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर क्या चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी मोस्टली किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि अगर लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ एटीपी की उपस्थिति में आयनों का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या मिनरल या साल्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के नाम से जानेंगे। क्लियर है। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होता है ये मोस्टली आपको दो प्रकार का देखने को मिलता है। एक तो आप लोग देखेंगे सिंपल डिफ्यूजन और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सरल विसरण और निर्विघ्न विसरण। अब सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, इसकी हम लोग बातें करें तो विसरण
आप लोगों को पता है, एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप लोग देखते हैं मोस्टली कि इत्र की जो शीशी होती है उसको बंद कमरे में रख दिया जाता है तो उसकी सुगंध जो है वो पूरे कमरे के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट होने वाला मॉलिक्यूल होता है वो स्वयं की गतिज ऊर्जा के कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ऐसे जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन या विसरण या सरल प्रकार का डिफ्यूजन जो है उसके नाम से हमें इसे जानते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि अणु स्वयं की गतिज ऊर्जा के कारण हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को, आयनों के ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग क्या कह देंगे, सिंपल डिफ्यूजन रूप में आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। फिर आप कहें कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में आपको एक कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। क्या चाहिए आपको, कैरियर मॉलिक्यूल। यानी कि जो आयन है वो अकेला ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, उसको क्या चाहिए, कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए। ये कैरियर मॉलिक्यूल क्या करेगा, आयन के साथ में जुड़ेगा, ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये तो था आपका कैरियर, और इसके साथ में जो ट्रांसपोर्ट होने वाला आयन है वो जुड़ गया। तो ये क्या बन जाएगा, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा। और ये कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स आप लोग देखेंगे कि फिर ट्रांसपोर्ट होकर इस साइड आ जाएगा, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होने के बाद में ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गया, और फिर यहाँ से आयन रिलीज और आपका कैरियर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो ऐसा आपका जो ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। समझ में आ गया आप लोगों को। पैसिव एब्जॉर्प्शन दो प्रकार का होता है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में आपने कहा किसी प्रकार के कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता नहीं होती है, अणु जो होते हैं वो स्वयं की गतिज ऊर्जा के कारण अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, या आयन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। वहीं आप लोग कह रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। कैरियर मॉलिक्यूल आयन के साथ में बाइंड हो जाता है, क्या बना देता है, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है। ये कॉम्प्लेक्स जो है आपका ट्रांसपोर्ट होता है, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद में दोनों एक दूसरे से रिलीज हो जाते हैं, वापस आपका कैरियर मॉलिक्यूल जो होता है वो फ्री हो जाता है। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि आपका जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है, इस पैसिव एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ थ्योरी दी गई है, और वो कौन कौन सी थ्योरी दी गई है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में। और पैसिव एब्जॉर्प्शन में आप कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर पैसिव एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ थ्योरी दी गई है, वो थ्योरी कौन कौन सी आप लोगों को देखने को मिलेगी। फर्स्ट नंबर हम बात करें, आपको देखने को मिलेगा मास फ्लो। फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा आयन एक्सचेंज। और फिर आयन एक्सचेंज में भी आपको दो प्रकार से देखने को मिलेगा। आयन एक्सचेंज मोस्टली दो रूपों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कॉन्टैक्ट एक्सचेंज और दूसरा कार्बनिक एसिड एक्सचेंज। ये दो रूपों में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और एक थ्योरी और देखने को मिलेगी जिसे हम लोग कहेंगे डोनन्स इक्विलिब्रियम। डोनन की साम्यावस्था या डोनन्स इक्विलिब्रियम, ये तीन जो थ्योरी है वो आपको मोस्टली यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप कह रहे हैं मास फ्लो या द्रव्यमान का प्रवाह है, आयन एक्सचेंज यानी कि जो आयन है उनका विनिमय आप लोगों को देखने को मिलेगा दो प्रकार से, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज संपर्क विनिमय जो है उस रूप में, या कार्बनिक एसिड का एक्सचेंज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, या डोनन की साम्यावस्था जो है इससे रिलेटेड आप लोगों को थ्योरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मास फ्लो, ये जो थ्योरी दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, आप लोगों को नाम ध्यान में रखना है,
क्रेमर के द्वारा दी गई है। जबकि वहीं हम लोग बात करें आयन एक्सचेंज, ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? जेनी एंड ओवरस्ट्रीट के द्वारा। वहीं बात करें आप डोनन्स इक्विलिब्रियम, तो ये किसके द्वारा दिया गया है? एफ जी डोनन के द्वारा, एफ जी डोनन के द्वारा दिया गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। मास फ्लो थ्योरी किसके द्वारा? क्रेमर के द्वारा दी गई है। आयन एक्सचेंज जेनी ओवरस्ट्रीट के द्वारा दी गई है। डोनन्स इक्विलिब्रियम एफ जी डोनन के द्वारा दिया गया है। अब एक एक थ्योरी की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहते हैं मास फ्लो, द्रव्यमान का प्रवाह है, क्या होगा? आपने देखा है कि जो खनिज लवण है मृदा में मोस्टली आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं और मृदा के अंदर ये आयंस के रूप में पाए जा रहे हैं और इन आयनों को पौधे जो है वो एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। तो मास फ्लो में आप लोग देखेंगे कि जैसा कि आपने पहले ही एस्केंटोफ से पढ़ा था, वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे के अंदर पाई जाती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण आप लोग देखते हैं कि पौधे के अंदर पानी की कमी आ जाती है और पौधे के अंदर पानी की कमी आ जाएगी तो पौधा क्या करेगा? जो मृदा है वहाँ से जल को अवशोषित करने का काम करेगा। और मृदा के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि आपने कहा मृदा के अंदर खनिज लवण थे और ये खनिज लवण मृदा जल के साथ में मिलकर क्या बना देंगे? मृदा विलयन का निर्माण कर देंगे और इस मृदा विलयन को क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन के कारण जो पानी की कमी हुई है उसके कारण से इसको अवशोषित कर लिया जाएगा। तो ये बात किसके द्वारा बताई जा रही है? क्रेमर के द्वारा बताई जा रही है। आप लोगों को सिंपली ध्यान में रखना है कि मृदा के अंदर खनिज तत्व मृदा जल के साथ में मिलकर मृदा विलयन का निर्माण कर देते हैं और इस मृदा विलयन को पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण अवशोषित करने का काम करते हैं। तो इस थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं? मास फ्लो या द्रव्यमान का प्रवाह है, जो कि किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया है? क्रेमर के द्वारा प्रपोज्ड किया गया है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि आयन एक्सचेंज होता है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि जो आयन का एब्जॉर्प्शन होता है, आपने कहा कि आयन मृदा में तीन रूपों में पाए जो खनिज लवण तीन रूपों में पाए जाते हैं। डिजोल्व्ड कंडीशन में, ये हो गया। फिर आपने कहा किस रूप में पाए जाते हैं? एडजॉर्ब्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। तो एडजॉर्ब्ड कंडीशन में पाए जाएंगे तो वहाँ पर ये थ्योरी आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलेगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि थ्योरी जेनी और ओवरस्ट्रीट के द्वारा प्रपोज्ड की गई है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो जो रूट्स होते हैं इनके ऊपर भी आप लोगों को आयंस देखने को मिलेंगे और साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो मृदा के जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कोलाइडल पार्टिकल्स के रूप में कहते हैं, इन पर भी कुछ जो है धनायन और ऋणायन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि ये इसके ऊपर अधिशोषित रूप में आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर भी क्या होता है कि आपको धनायन या ऋणायन जो है वो मोस्टली देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आयन एक्सचेंज में क्या होगा कि मृदा की जो बाहरी सतह है उस पर जो धनायन या ऋणायन पाया जा रहा है या मृदा के भीतर स्थित उत्तक के अंदर कोई धनायन या ऋणायन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये क्या करेगा? मृदा के कण के जो धनायन या ऋणायन है उनके साथ में एक्सचेंज होगा। यानी कि इनके बीच में क्या होगी? ओवरलैपिंग की क्रियाएं जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो धनायन या ऋणायन होते हैं जो कि पार्टिकल्स पर पाए जा रहे हैं, ये इन पर क्या करते हैं? दोलन करने का काम करते हैं। ओसिलेशन इनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर समान आवेश के आयनों के बीच में एक्सचेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग देखेंगे कि जब ये मृदा का पार्टिकल है, इसके धनायन का आपके जो रूट के जो धनायन है इसके साथ में अतिव्यापन हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि धनायन जो है वो अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो आयन एक्सचेंज की घटना आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलती है। तो इस थ्योरी को किसने प्रपोज्ड किया है? जेनी और ओवरस्ट्रीट ने प्रपोज्ड किया है। किस रूप में? आयन एक्सचेंज के रूप में। आयन किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो आप लोगों को देखने को मिलता है। आपने कहा कि ये दो रूपों में है, कौन सा? कॉन्टैक्ट एक्सचेंज और कार्बनिक एसिड एक्सचेंज। हम बात करें कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी। अब कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि आपने कहा कि जो मृदा के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर भी धनायन और ऋणायन पाए जाते हैं। इसी तरह से आपकी जो प्लांट की रूट्स होती है उन पर या उनके भीतर स्थित उत्तक पर भी धनायन और ऋणायन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये जब
आपस में एक दूसरे से अतिव्यापित हो जाते हैं, तो अतिव्यापित होने के कारण आयन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है या उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो मोस्टली कर दिया जाता है। तो ये सारा का सारा आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी के अंदर मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलता है। वहीं हम लोग बात करें आपका कार्बनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी जो है, यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग देखेंगे कि मोस्टली जो है आप लोग देखेंगे कि CO2 के कारण से जो जड़ें जो होती है वो आपकी रेस्पायरेशन की क्रियाएं करती हैं, और रेस्पायरेशन की क्रिया करने के कारण से CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो CO2 है ये वाटर के साथ में मिलकर क्या बना देगी, कार्बनिक एसिड जो है उसका फॉर्मेशन कर देगी। और ये कार्बनिक एसिड आप लोग देखेंगे कि दो आयनों के रूप में टूट जाएगा, H प्लस HCO3-, इस रूप में ये जो है वो टूट जाता है। और इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि ये जो कार्बनिक एसिड इन दो आयनों में टूटा, आपने कहा एक धनायन के रूप में टूट गया और एक ऋणायन के रूप में टूट गया। ये आयन आपके मृदा के ऊपर जो आयन्स पाए जा रहे हैं उनके साथ में अतिव्यापित होकर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं या एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस थ्योरी को हम लोग क्या कह रहे हैं, कार्बनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। क्लियर है? आप लोगों को इतना ही ध्यान में रखना, आयन एक्सचेंज का मतलब क्या है कि धनायन धनायन के साथ में एक्सचेंज हो रहा है, ऋणायन ऋणायन के साथ में एक्सचेंज हो रहा है, या समान आवेश के आयनों के बीच में आयन एक्सचेंज आप लोगों को देखने को मिलता है। जहां पर आप लोगों को पता है कि आयन जो है वो मृदा के कणों पर भी पाए जाते हैं, जड़ों के अंदर या जड़ों की बाहरी सतह पर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उनको संपर्क के माध्यम से एक्सचेंज आप लोगों को देखने को मिलता है, तो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कहते हैं। कार्बनिक एसिड का निर्माण हुआ, कार्बनिक एसिड टूट गया, फिर इनका एक्सचेंज हुआ, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कार्बनिक एसिड एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। तो ये सारा का सारा आपका जेनी और ओवरस्ट्रीट के द्वारा प्रपोज्ड किया हो गया आयन एक्सचेंज थ्योरी जो है उसके रूप में आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम बात करें आपका जो डोनन का जो इक्विलिब्रियम है उसके बारे में हम लोग बात करें कि डोनन इक्विलिब्रियम क्या होती है, किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया है। आप लोग देख रहे हैं FG डोनन के द्वारा प्रपोज्ड किया गया है। आप लोग देखेंगे कि डोनन साम्यावस्था के अंदर मोस्टली क्या होता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कोशिका की जो आंतरिक सतह होती है वहां पर अविसरणशील या अनडिफ्यूजेबल फिक्स आयन जो होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये अविसरणशील फिक्स जो आयन होते हैं वो कोशिका के अंदर होने के बाद में इनको संतुलित करने के लिए आप लोग देखेंगे कि कोशिका के बाहर से कुछ धनायन और कुछ ऋणायन अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और इस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कोशिका के अंदर की तरफ धनायनों की संख्या बढ़ जाती है, जबकि बाहर की तरफ धनायनों की संख्या कम हो जाती है। इसी तरह से आप लोग देखेंगे कि कोशिका के अंदर की तरफ ऋणायनों की संख्या कम रह जाती है और बाहर की तरफ ऋणायनों की संख्या अधिक हो जाती है। तो ये सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलता है, जिससे एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डोनन की इक्विलिब्रियम या डोनन की साम्यावस्था। किसके द्वारा प्रपोज की गई है, FG डोनन के द्वारा प्रपोज की गया है। डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं इस चीज को। ये आप लोग देखेंगे, मान लीजिए कि ये एक सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये तो ले रहे हैं हम इनिशियल स्टेज, और इस साइड में ले रहे हैं हम फाइनल स्टेज। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने कहा कि जो इनिशियल स्टेज है यहाँ पर आपको कुछ अनडिफ्यूजेबल फिक्स आयन देखने को मिल रहे हैं। ये अनडिफ्यूजेबल फिक्स आयन आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कोशिका की अंदर की जो सरफेस है, ये तो आप देखिएगा, ये तो क्या है, इनर सरफेस ऑफ सेल। ये क्या है, आउटर सरफेस ऑफ सेल। अब यहाँ पर बाहर की तरफ आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है,
धनायन देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऋणायन भी देखने को मिलेंगे। ये ऋणायन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अंदर की तरफ साथ ही आप लोगों को क्या देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है अनडिफ्यूजेबल फिक्स आयन कोशिका के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं टोटल संख्या में ये 8 है, और इसी तरह से इनको संतुलित करने के लिए आप लोग देख रहे हैं कोशिका के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, धनायन जो है वो पाए जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 धनायन आप लोगों को मोस्टली देखने को मिल रहे हैं। अब इसको संतुलित करने के लिए आप लोग देखेंगे कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनको संतुलित करने के लिए क्या चाहिए, 2 तो K+ आयन चाहिए, यानी कि 2 धनायन चाहिए। और धनायन अकेला ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, इसके साथ में क्या ट्रांसपोर्ट होते हैं, आपके Cl आयन जो है वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि ऋणात्मक आवेशित आयन जो है वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब इसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि जो फाइनल स्टेज है उसके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, भाई ये तो 8 है ही, 2 3 4 5 6 7 और 8। साथ में आपने कहा कि जो धनायन है 1 2 3 4 5 6 तो पहले से मौजूद थे, और साथ में 2 क्या आ गए, ये 2 और आ गए, और इनके साथ में आप लोगों को देखने को मिल रहा है 2 ऋणायन जो है वो भी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब इनके ट्रांसपोर्टेशन होने के कारण से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, तो यहाँ पर 2 अंदर चले गए तो कितने बच गए, 6 बच गए, 1 2 3 4 5 और 6, और इसी तरह से 6 क्या बच गए, 2 3 4 5 और 6। ये 6 ऋणायन आप लोगों को मोस्टली देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इस वाली कंडीशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है बाहर की अपेक्षा धनायन ज़्यादा है। भाई बाहर धनायन कितने, 1 2 3 4 5 6, अंदर कितने देखने को मिल रहे हैं, 8 धनायन देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से आप लोग देख रहे हैं कि अंदर ऋणायनों की कमी है, जबकि बाहर की तरफ क्या है, ऋणायन जो है वो आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आप इनको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो क्या है, संतुलित अवस्था में आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो ये जो संतुलन आप लोगों को देखने को मिल रहा है FG डोनन के द्वारा बताया गया है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डोनन की साम्यावस्था के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ये आपको इस रूप में भी देखने को मिलेगा कि पोटेशियम आयन जो है वो इनर साइड में कितने हैं, पोटेशियम आयन आउटर सरफेस में कितने हैं, ये बराबर हो जाएगा क्लोरीन आयन जो है वो आउटर सरफेस में कितने हैं, और क्लोरीन आयन जो है वो आपको इनर सरफेस में कितने देखने को मिल रहे हैं। तो इनर की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 बट्टे बाहर की तरफ आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पर 6 की जगह आप 4 ले आए, 8 की जगह पर 6 ही लेना है, इसको 6 लेंगे, 2 अंदर चले गए तो कितने बच गए, 4 जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी तरह से आप लोग देखेंगे कि अंदर की तरफ क्या है 2, और बाहर की तरफ कितने बच गए, 4 में से 2 चले गए, तो सॉरी 6 में से 2 चले गए 4। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 8 न लेकर हम कितने ले रहे हैं, 6 तो आप लोग क्या ले रहे हैं धनायन, और 6 ही आप लोग क्या ले रहे हैं ऋणायन जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है, यानी कि ये Cl के रूप में, जिसमें से 2 चले गए तो 4 आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ अब इसको हम लोग काटने का काम करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 2/1 और 1/2। तो ये एक प्रकार की साम्यावस्था आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि पोटेशियम आयन और ऋणायन का जो है संतुलन आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है, जो कि FG डोनन के द्वारा बताया गया है, जिसे डोनन की साम्यावस्था के नाम से हम लोग जानते हैं।
क्या ध्यान में रखना है कि कोशिका के अंदर की तरफ क्या है, फिक्स अनडिफ्यूजेबल आयंस पाए जाते हैं। इनको संतुलित करने के लिए बाहर से धनायन और ऋणायन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो अंदर की तरफ आप लोग देख रहे हैं धनायनों की संख्या बढ़ जाती है, बाहर की तरफ धनायनों की संख्या कम हो जाती है। इसके अपोजिट अंदर की तरफ आप लोग देख रहे हैं ऋणायनों की संख्या कम है और बाहर की तरफ ऋणायनों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये सारा का सारा आपका एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डोनन की साम्यावस्था, जो कि डोनन इक्विलिब्रियम के नाम से जानी जाती है। किसके द्वारा प्रपोज किया गया है, एफजी डोनन के द्वारा प्रपोज किया गया है। तो ये सारी थ्योरी थी आपके जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है उससे रिलेटेड। पैसिव एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, किस प्रकार का होता है, कौन कौन सी इनसे रिलेटेड थ्योरी दी गई है, उनका हम लोगों ने जिक्र किया है। और आई थिंक यहाँ तक का पोर्शन आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है, उससे रिलेटेड क्या कुछ थ्योरी दी गई है। तब तक के लिए धन्यवाद।